तो आज हम ना इस नाइंसाफी के बारे में बात करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। और आज के इस वीडियो में किसी को बुरा लगे, भाई लग भी सकता है, कई बार सच्ची बातें कड़वी भी होती हैं, तो भाई लग जाए। आज के इस वीडियो में कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाए तो आ जाए, लग जाए। आज के इस वीडियो में किसी स्टूडेंट और टीचर्स को बुरा लगे कि ऐसा बोल दिया आपने, वैसा बोल दिया, तो भैया हो जाए। पर मेरा सवाल डायरेक्ट सारे फेमस टीचर्स से है कि जिनको लाखों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, कि आप एक बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी ओपिनियन मैटर करती है। आप न्यूज चैनल वगैरह पे आते हैं, आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और आपकी ओपिनियन को लोग सुनते भी होंगे डेफिनेटली, कि क्या एक एग्जाम इम्पार्शियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब जो एग्जाम इतने सारे बच्चे दे रहे हैं, शुड दैट बी इम्पार्शियल और नॉट। मतलब क्या ऐसी नाइंसाफी होनी चाहिए कि ना, कि कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए लॉस है कि वो बेचारे मेट्रो सिटीज से नहीं है, उनके शहर में फैसिलिटी नहीं है, तक क्या उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए एग्जाम इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए? तो अगर ऐसा है तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स आप मुझे बताइए कि अटेंडेंस होती है कंपलसरी। अब बच्चे को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। छोटे गांव विलेज वगैरह में बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन लेके वहां पढ़ना ही है, तो वहीं रहेगा वो। और इसलिए 11वीं 12वीं में बच्चा अपने शहर और वहीं बैठकर तैयारी करता है, और कई बार उसे पता भी नहीं होता कि जेई नाम का एग्जाम क्या है, कैसा एग्जाम है। तो फिर मोर देन वन ड्रॉप अलाउड क्यों नहीं है? मतलब कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इतनी जागरूकता है कि बच्चे 11th 12th में डिलीजेंटली तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं पर कुछ कितनी सारी मेजोरिटी ऐसी है जिसको 12th के बाद पता लगता है कि ऐसा भी कोई एग्जाम है। तो आप समझ रहे हैं, आपने उस बेचारे के पास एक ही अटेम्प्ट छोड़ा है। तो मोर देन वन ड्रॉप अलाउ क्यों नहीं है? मतलब नीट के तो मल्टीपल ड्रॉप्स हैं, तो आईआईटी के क्यों नहीं है? बल्कि पहले होते थे, तो क्यों हटाया गया? और अगर नीट ऐसा रख सकता है कि मल्टीपल ड्रॉप्स अलाउड है, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते? मतलब व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? क्या मतलब आप एक एग्जाम बिना किसी इशू या कंट्रोवर्सी के बिना कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं आप लोग, और आप सोच रहे हो कि नहीं, बस उस एक दिन से ही मैं उस बच्चे की पूरी लाइफ तय कर दूं, एक और चांस उसको मिलना नहीं चाहिए? वाई डोंट यू अलाउ मोर ड्रॉप्स? व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू? मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं भी करेंगे, शायद वो थक चुके होंगे, लेकिन जो करना चाहता है, आप सोचो, आप उसकी लाइफ पे, जिंदगी भर के लिए उसके इमोशन पे ऐसा डेंट छोड़ रहे हैं कि नहीं बस अब नहीं। भाई एक आपने एज ग्रुप डिसाइड कर दिया कि इस एज तक ड्रॉप अलाउड है, चलिए एज डिसाइड कर ली। उस एज से छोटा है बच्चा, तो चाहे एक बार ड्रॉप ले रहा है, दो बार ड्रॉप ले रहा है, जो भी आपको अलाउ कीजिए। पर ये अननेसेसरी का रिक्वायरमेंट क्यों? ये एक एडिशनल प्रेशर होता है बच्चों पे, जिसको लेके आप कंसिडर कर नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का है, सिलेबस कम कर देंगे, पेपर इजी बना देंगे। वो बात नहीं है। बात ये कि आपने एक डेट को इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी है कि बच्चे को लगता है इस डेट पे अगर मेरा अच्छा नहीं हुआ तो सब खराब हो गया। और उसका रीजन यही है कि वो आगे ड्रॉप नहीं ले सकता। तो एक तो सबसे पहले आप ये बताइए, तो सभी टीचर्स, फेमस टीचर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, कि उनके से मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और इन 3 पॉइंट्स पर मेरा सपोर्ट करें। पहला पॉइंट यही है कि मल्टीपल ड्रॉप जेई मेंस के अलाउड होने चाहिए, जेई मेंस और एडवांस दोनों के, जैसे नीट के होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि फिजिक्स के जेई में क्वेश्चन आया था गैल्वेनोमीटर का, जिसकी रेंज 694 से 695 दी है आंसर की। अब एक्चुअली उसकी रेंज 693.5 से 694.5 होनी चाहिए। उसका रैशनल भी यही है कि उसका आंसर 1000 × 5/6 का स्क्वायर आता है। अब जो बच्चे 5/6 के स्क्वायर को 25/36 रख के 1000 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, उनका 694.44 आता है, विच इज द बेटर एंड द करेक्ट आंसर। पर कई बच्चे क्या करते हैं, 5/6 को पहले ही डिवाइड कर लेते हैं, 0.833 कर लेते हैं, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर करके जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 693.89 आ जाएगा। इस वजह से अब हो गया, डेफिनेटली इन्होंने यहां पर जो है ना, यहीं पर पहले ही एक अप्रोक्सीमेशन करके कर लिया। तो डेफिनेटली ये उतना करेक्ट आंसर नहीं है, परंतु फिर भी आपने 695 की रेंज दी है, 695 से यहां तक का गैप ज्यादा है, ये तो फिर भी इसके काफी पास है। तो आपको रेंज को थोड़ा ठीक करना चाहिए, कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही है। और पॉइंट नंबर 3, हम बच्चों को सिखाएं कि ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से इतना इंस्पिरेशन ना ले, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही केस कंसिडर करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ये सारे बच्चों के लिए यही बेटर रहेगा। इनफैक्ट देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस कि 3 महीने पहले एग्जाम के रूल्स चेंज किए जाते हैं। तो
हम अपने बच्चों को, अब वीडियो हमारा मैथ्स के ऊपर होता ही है तो मुझे मैथ्स तो पढ़ाना ही है। अभी तक के जो दोनों इश्यूज हैं, मुझे बच्चों ने कहा कि इन दोनों इश्यूज को प्लीज आप बोलिए, अपने चैनल पर डालिए, क्योंकि इन दोनों इश्यूज को लेकर कोई ना कोई तो आवाज उठाए, तो इसके लिए मैंने उठाया। हाउएवर हमारा वीडियो मैथ्स को लेकर होता है, तो मैं आपको मैथ्स भी बताता हूँ कि जब हम सारे चीजें कंसिडर नहीं करते ना, कुछ के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो ऐसा मैथ्स में भी बड़ी दिक्कत आती है। आई विल शो यू हाउ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ एम इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सच क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं कि ये है और ये ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए क्या विजुअलाइजेशन होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में एक्स एक्सेस अगर ये है तो ग्राफ ऐसे रहना चाहिए ऊपर, और कंडीशन जो याद करते हैं हम, ए ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन विद बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो याद करते हैं, विच इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। एक्सेप्ट जब हम इसका आंसर निकालेंगे m ग्रेटर देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो का, और इन दोनों का कॉमन आंसर निकालेंगे, तो कॉमन आंसर जीरो टू इन्फिनिटी इसी क्वेश्चन का आ जाता है। कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, एक्सेप्ट कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने सारे केसेस इसमें कंसिडर नहीं किए, कुछ केसेस के साथ हमने नाइंसाफी कर दी। कौन से केसेस है? दूसरा केस ये हो सकता है ए भी जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए और सी ग्रेटर देन जीरो हो जाए। देखो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उसे क्वाड्रेटिक होना जरूरी ही है। अगर वो बोल दे कि क्वाड्रेटिक ही है तो फिर हम मान लेंगे ए जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसने ऐसा कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में कि दैट इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक। तो अगर ऐसा नहीं बोला है तो हम क्वाड्रेटिक क्यों अज्यूम कर रहे हैं? तो अगर ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए तो आपको समझ में आ रहा है वो सिर्फ सी रह जाएगा, और सी अगर एक खुद पॉजिटिव नंबर है तो सी ग्रेटर देन जीरो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसी लॉजिक के हिसाब से हम m इक्वल टू जीरो देखेंगे, m इक्वल टू जीरो डालते ही 3 ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, विच मीन्स m इक्वल टू जीरो भी आंसर है। तो आंसर ये नहीं, जीरो टू इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ होगा, इसमें जीरो पे ये वाला ब्रैकेट है। अब पूछ लिया क्वेश्चन स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो जो बच्चा ये निकालेगा वो 1 बोलेगा, जो बच्चा ये निकालेगा वो 0 बोलेगा। तो ये एक मिस्टेक होती है, और कई बच्चे सिर्फ वही वाली कंडीशन याद करके खुश हो जाते हैं कि यही है, ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट केस याद करके खुश होते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन आप समझिए ये भी रहेगा। इनफैक्ट ये वाली जो कंडीशंस हैं किसी क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछी जाएंगी आपसे। होता क्या है कि वो जो कंडीशंस है, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करते करते बीच में एक एक्सप्रेशन आता है जो क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा होता है, और उसको ग्रेटर देन जीरो करना होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो उस केस में कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए इन कंडीशंस को समझना पड़ेगा। अब जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन दैट दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर की बात कर रहा है, तो पहला केस तो वही समझ में आता है कि ग्राफ पूरा ही ऊपर है, या फिर टच करके ऊपर जा रहा है, या कट करके ऊपर जा रहा है। ये बेसिकली वो सिनेरियो है जब ए ग्रेटर देन जीरो है। तो ए ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट केस सही है हमारा, हमें इसको ग्रेटर देन जीरो करना है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, हमेशा नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं, कुछ एक्स के लिए वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। कुछ एक्स तो ऐसे हो जहां पर वो ग्रेटर देन जीरो हो, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर हो। तो ये फर्स्ट केस बहुत अच्छा केस है, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो से हम काम कर रहे हैं। जो सेकंड केस है, तो ए ग्रेटर देन जीरो की वजह से हमारा आंसर m माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो m बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी आ भी जाता है। जो सेकंड केस है वो ये होगा कि मान लीजिए अगर ग्राफ उल्टा भी बनता है, उल्टे ग्राफ के चक्कर में भी यू कैन सी वेरी वेल, तो भी वो एक्स एक्सेस को कट करके ऊपर जाए। तो इफ ए इज लेस देन जीरो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ताकि वो ऊपर रहे। तो दिस इज द सेकंड केस, और इसको भी अगर हम इन्वॉल्व कर लें तो हमारा आंसर m माइनस टू लेस देन जीरो और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो करके माइनस 33/2 टू 8 आएगा। अब सब लोग कुछ लोग सोचेंगे हो गया, पर ये अभी भी इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि एक चीज देखिए, अगर ए जीरो हो जाए, ये चीज जीरो हो जाए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस म्यू टाइप बी एक्स प्लस सी, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करके ऊपर निकलेगी, तो इसका मतलब वो फॉर सम एक्स तो ग्रेटर देन जीरो हो ही गया। तो यानी ए इक्वल टू जीरो वाला केस कंसिडर करना चाहिए। और सवाल ये उठता है ए इक्वल टू जीरो वाला केस क्या हर बार कंसिडर होगा? नहीं, हर बार नहीं होगा। इसमें भी देखो, अगर ए जीरो है और बी नॉन जीरो है, उस केस में ये ऐसा टेढ़ा सा लाइन बनेगा जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। उस केस में पक्का वो फॉर सम एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, कुछ एक्स के लिए वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। वहीं पे अगर ए जीरो हो गया बट बी भी जीरो हो गया, अब बी जीरो होने की वजह से y इक्वल टू सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के साथ ऐसे भी खेल सकती है, ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर भी रह सकती है,
या एक्स एक्सिस के नीचे भी रह सकती है, और हमें ग्रेटर देन 0 रखना है। तो ऐसा नहीं कि ए और बी दोनों 0 हो गए तो पक्का आंसर आएगा, उसमें एक एडिशनल कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो बी नॉट इक्वल टू 0 पक्का एक्सेप्टेड है, ए 0 है और बी 0 दोनों है, उस केस में सी ग्रेटर देन 0 भी लगाएंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट सारे केसेस हमें कंसिडर करने होते हैं, तब बात बनती है। सो इस क्वेश्चन में भी m-2 अगर हम 0 करते हैं तो 2m+3 0 नहीं आ रहा है, तो ठीक है, a इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये एक्सेप्ट हो गया। तो फाइनल आंसर -33/8 टू इंफिनिटी होगा, क्योंकि m इक्वल टू 2 भी जो छूट रहा था ना वो भी आंसर में है। कैलकुलेशंस वगैरह आप चेक कीजिए। मेरा ध्यान ये था कि हम कुछ अजम्पशंस के तहत जो चीजें करते हैं ना, उसमें कई बार कुछ इंपॉर्टेंट केसेस छूट जाते हैं। जैसे ये जो रूल है कि हमें मल्टीपल ड्रॉप्स अलाउ नहीं करने हैं बच्चे के, उस रूल की वजह से वो बच्चे छूट जा रहे हैं जिन्हें आईआईटी का पता ही 1-1.5 साल बाद चलता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी, एक तो सारे केसेस कवर किया करो, और नाइंसाफी नहीं, सबको इक्वल इंपार्शियल चांस दीजिए। और सारे फेमस टीचर से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी तो उतनी रीच नहीं है, आप लोग इस मुद्दे को उठाएं तो जरूर बात बनेगी। एंड चेक आउट आवर कोर्सेज एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप सबको समझ में आया होगा। टेक केयर।